सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन का मोर आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, खास करके वो लोग जिनको आंसर राइटिंग बिल्कुल ही नहीं आता है, जो आंसर राइटिंग में बहुत ही जीरो लेवल पे हैं और या वो 69th का एग्ज़ाम दे रहे हों या 70 का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आगे जो भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की तैयारी करना चाहता है, उसमें भी आंसर राइटिंग नहीं करने आता है, तो वो इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मौका मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन में दो आपको सामने दिख रहा होगा, ये कल अपने टेलीग्राम चैनल IAS फाइटर्स पे मैं शेयर किया था और मैं बोला था कि इसको लिख कर कल शाम 7 से लेकर 8 के बीच में सबमिट करना था। कई सारा कॉपी है, मैं सबको चेक करके दे दिया हूँ। जब मैं कॉपी चेक कर रहा था, किसी का आंसर काफ़ी अच्छा था, किसी का आंसर अच्छा नहीं था। दैट मीन्स कि क्वेश्चन सेम है, अलग अलग लोग अलग तरीके से लिखते हैं। किसी को नंबर इसमें 21 भी आया है, किसी को इसमें नंबर 12 भी आया है। इसका मतलब इतना जो गैप है 9-10 नंबर का, तो उनके आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, या जिनको 20+ मिल रहा है तो उनके आंसर में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का मैं इसमें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का जो क्या डिमांड है वो समझाऊंगा, तो कैसे लिखा जाए। फिर जो कॉपी आई है मैं वो भी दिखाऊंगा, किनका कॉपी अच्छा किनका सही है। फिर मैं इसका एक एग्जैक्ट या जो मोड आंसर क्या हो सकता है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक ना। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। देखिए, पहला जो ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन था। आपको पता है कि बीपीएससी मेंस में जीएस पेपर फर्स्ट या सेकंड में दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है जो आपको 8 और 7 नंबर का होता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपका 38 मार्क्स का होता है। तो मैं इस बात को पहले ही क्लियर कर दूं कि 3 घंटा आपको मिलता है जीएस पेपर में लिखने के लिए। 3 घंटे का मतलब कि 1 घंटा में होता है 60 मिनट, कितना हो गया 180 मिनट। और आपको टोटल मिला के 8 क्वेश्चन करने होते हैं। इसको अगर 8 से डिवाइड आप करेंगे तो मोटा मोटी 8 दूनी 16 होता है और यहाँ पे 2। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास 22 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन को लिखने के लिए मिलता है, ठीक ना। तो अगर 22 मिनट आपको एक प्रश्न को लिखने के लिए मिलता है, तो सबसे पहली बात तो 1 मिनट आपको क्वेश्चन को लगेगा समझने में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब आप लिखेंगे, जब तक आप फ्रेम नहीं बनाएंगे ऑन स्टॉप एग्जाम हॉल में, तो आप कैसे लिखेंगे। कई लोग क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़े, बस एक पॉइंट दिख गया जो आप पढ़ के आए हैं, बस वही चीज़ को लिखना शुरू करें। नहीं, वो हो गया कथा कहानी, उससे बीपीएससी में कभी भी मार्क्स नहीं आने वाला है। क्वेश्चन को समझना है, कम से कम क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, मैक्सिमम 3 बार पढ़िए। जब क्वेश्चन के हर एक पार्ट के और कीवर्ड को अगर आप समझ जाएं, तब थोड़ा सा माइंड में फ्रेम बनाना, तब जाके भूमिका, बॉडी पार्ट और एक निष्कर्ष मोटा मोटी मन में सोच लें कि हमको ये लिखना है, तब जाके आप उसको एग्जीक्यूट कर लिखने का कोशिश करें, ठीक ना। तो अगर 22 मिनट आपको अगर मिलता है तो 1 मिनट चला गया आपका क्वेश्चन को पढ़ने समझने में, बाकी आपको वही 20-21 मिनट आपको टाइम मिल रहा है। अगर मैं 20 मिनट लेके चलता हूँ तो एक अच्छा खासा विद्यार्थी जो है 1 मिनट में सोच के 20 से 25 वर्ड लिख सकता है। अगर 20 वर्ड लिखा 1 मिनट में तो 400 वर्ड लिख पाएगा या 450 वर्ड लिख पाएगा। तो लॉन्ग आंसर 400 से लेके 450 वर्ड में लिखना है। और सबसे बड़ी बात देखिए, शब्द का तो खैर बात है ही, लेकिन टाइम पे जाइए। आप लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कोई आदमी अगर 30 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखता है, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। फिर से मैं बोल देता हूँ, कोई भी अगर कैंडिडेट लॉन्ग आंसर को 30 मिनट में कंप्लीट करता है, इसका मतलब वो दूसरे क्वेश्चन को छोड़ने की तैयारी अभी से ही कर रहा है। इसलिए मेरा हमेशा इस बात का कहना होता है, शॉर्ट आंसर 4 मिनट में लिखिए, 5 मिनट में लिखिए, और लॉन्ग 20 से लेके 21 मिनट में एनी हाउ आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। और मैं यही चीज़ सिखाता हूँ, जितने भी लगभग 700-800 जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं हमसे पेड बैच में, सब यही सिखा रहा हूँ कि भाई आपको लिखने ऐसे आना चाहिए। टाइम रखिए और वर्ड लिमिट, 2 बात का ध्यान रखिए। 4 मिनट शॉर्ट में 80 से लेकर 100 वर्ड, लॉन्ग में 20 से 21 मिनट, वर्ड लगभग 400, बस। इसके अलावा और कुछ मेंस नहीं है, बाकी प्रैक्टिस पे आपका काम है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन के थीम को समझते हैं। क्वेश्चन का क्या डिमांड क्या था। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये बीपीएससी क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, यूपीएससी भी पूछ चुका है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यही है कि जो इंडो पैसिफिक जो आपका रीजन है, उसमें इंडिया के लिए क्या चैलेंजेज है और इसके लिए क्या अवसर या क्या अपॉर्चुनिटी है। पार्ट फर्स्ट ये हो गया। सिंपल क्वेश्चन कहता है कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र से भारत की क्या इसमें चुनौती है और उसका क्या अवसर है। ठीक, पहला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भारत के रणनीतिक हित, मतलब इंडिया का जो आपका
स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है, रणनीतिक जो हित है, उसको बेहतर करने में, उसको इन्हेंस करने में क्वाड जो 4 देशों का जो ग्रुप है उसका क्या रोल हो सकता है, इस पर आपको चर्चा करना है। दैट मीन्स कि क्वेश्चन का 2 पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट में आपका ये है, दूसरे पार्ट में आपका ये है। तो कैसे माइंड फ्रेम करें, इसके सबसे पहले बात हम आइडेंटिफाई करेंगे कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन। अगर कीवर्ड अगर हम ढूंढेंगे, एक तो पहली बात है इंडो पैसिफिक ओशियन, दूसरा है कि इसमें इंडिया के लिए क्या है चुनौतियाँ, क्या है अवसर, ये हो गया। और फिर यहाँ पे आपका जो रणनीतिक हित और इसमें क्वाड का क्या भूमिका है, ये सब इसके कीवर्ड हो गए। अगर कीवर्ड को समझ गए, बस एक माइंड में फ्रेम कि भाई कहीं ना कहीं क्वेश्चन इंडो पैसिफिक पर बेस्ड है। तो इंडो पैसिफिक जैसे आपने वर्ड सुना, एरिया सुना, आपके माइंड में अगर आपने कभी मैप का अगर आप लोकल एक्सपीरियंस से किया होगा, आपको पता है कि इस जगह इंडिया है, इसे करके एशिया महादेश है, यहाँ अफ्रीका महादेश है, यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई पड़ जाएगा। तो ये आपका हिंद महासागर है, इधर आपका पैसिफिक ओशियन। तो ये जो इलाका आपको दिखाई पड़ रहा है मोटा मोटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो पैसिफिक का इलाका बोल, जहाँ पे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जल का क्षेत्र है, बाकी इसके आसपास जितने भी देश हैं इसको हम लोग इंडो पैसिफिक का रीजन बोलते हैं। तो ये आपको चूँकि करंट का टॉपिक है, इतना आपको एरिया लोकेशन पता होना चाहिए, इसलिए मैप पे भी पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। तो अब इस एरिया में क्या इंडिया के लिए समस्या है, आपके पास कम से कम वो 5-6 पॉइंट होना चाहिए लिखने के लिए कि भाई पहला है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है, या यहाँ पे जो क्या समुद्री डकैतियाँ होती है, क्लाइमेट चेंज है, ब्लू जो आपका बोलते हैं इकोनॉमी को लेके जो चुनौतियां हैं, इस यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एरिया भी कहीं ना अखाड़ा बनते जा रहा है। ना केवल रशिया, ना केवल चीन, ना केवल अमेरिका, दुनिया के मतलब मैक्सिमम देश जो है ना इस एरिया में अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं और क्लाइमेट चेंज है, कोविड के बाद इन इलाके में कुछ ऐसे देश हैं जिनका डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हो पाया, जैसे श्रीलंका है या और भी देश हैं, छोटे से देश हैं जिसको चाइना ऋण की जाल में फंसा रहा है। तो ये जो है ना, तो ऐसे सब बात है। लेकिन इसमें इंडिया के लिए क्या समस्या है, इंडिया के लिए पहला तो ही आपको चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, क्लाइमेट चेंज है, यहाँ ब्लू इकोनॉमी को लेकर संबंधित मुद्दे हैं। और इंडिया के लिए क्या अवसर, ऑब्वियस सी बात है समुद्री मार्ग है, और इस समुद्री मार्ग के जरिए हम दुनिया में कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, अवसर ही अवसर है, ठीक ना। चाहे हम खास करके इसमें जो ब्लू इकोनॉमी की बात है, ठीक ना, और भी यहाँ छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, और ऐसे कई सारे देश, इंडोनेशिया सब हो गया। तो कहने का मतलब कि हमारे लिए ये एक मौका भी है। तो ये आपको लिखना है। पहले इस प्रश्न को स्टार्टिंग में सिंपल आपको क्या करना है कि लगभग 50 वर्ड में एक मोटा मोटी लिखिए इंट्रो में क्या दिखाएंगे कि भाई ये एरिया का मोटा मोटी समझा देंगे, ठीक ना। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे कि इंडिया के लिए क्या क्या इसमें चुनौतियां हैं, इसमें आपके पास 5-6 पॉइंट होना चाहिए। फिर उसके बाद लिखेंगे इन चुनौतियों के साथ ही, चूँकि ये एरिया काफ़ी एक पोटेंशियल रखता है, इंडिया के लिए कई अवसर भी है, कम से उसमें 5-6 पॉइंट मतलब कि फ्लो चार्ट देके, ठीक। हाँ, यहाँ पे साइड में आप मैप भी बनाएंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, हो गया। अब लिखेंगे कि इन अवसर को देखते हुए जो है ना क्वाड को फिर से जो है ना पुनर्जीवित किया जाए। हालांकि क्वाड 2007 में ही बना था, बट 2017 में जो है ना फिर से जापान के जो पीएम थे उन्होंने फिर से इसको कहा नहीं, इसको एक्टिव मोड में लाते हैं। तो पिछले 3-4 वर्षों में क्वाड काफ़ी एक्टिव है, इसलिए बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे जो भारत का जो हित है इसको बेहतर करने में क्वाड क्या रोल निभाएगा, तो क्वाड का रोल लिखना पड़ेगा। क्वाड जो 4 देश है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, उसका जो एक मेन फोकस कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन ही है। और चीन की जो जिस तरह से मतलब उसका जो बढ़ रहा है इस एरिया में प्रभाव, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए, क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने के लिए, एक जो कॉन्सेप्ट है सतत डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए, एक क्वाड कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो रोल है, हाँ, तो रोल लिख देंगे। लेकिन हाँ, उसी के साथ जो अभी हाल फिलहाल में जो क्वाड का जो अभी 1-2 मीटिंग हुआ, जो आगे होने वाला है, उसका कुछ चर्चा कर देंगे। क्वाड इस एरिया के लिए क्या किया है, कुछ 1-2 कमियां दिखा देंगे, तब आगे की राह दिखा के आंसर को ख़त्म कर देंगे आराम से। आपका अगर इस वे में लिखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको इसमें 22-23 नंबर भी अच्छे से मिल सकता है, ठीक ना। फिर दूसरा जो क्वेश्चन ये आपका है, भारत में जो पावर ऑफ सेपरेशन है ना पर न्यायिक सक्रियता के प्रभाव
प्रभाव का क्या कीजिए, आपको आलोचना भी कर, पॉजिटिव बात भी लिखना है, नेगेटिव बात भी लिखना है, इसका आपको करना है विश्लेषण। दैट मीन्स कि आपको इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर। हम आपको पता है जब पॉलिटी पढ़े होंगे तो हमारे देश में कॉन्सेप्ट है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर, दैट मीन्स कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार के 3 पार्ट आपको पता है, जो इसमें ऐसे करके देखेंगे। मान लीजिए ये आपका लेजिस्लेटिव है जो कानून बनाती है विधायिका, ये आपका एग्जीक्यूटिव है जो कानून को लागू करती है, और ये है आपकी जुडिशरी जो कि चेक एंड बैलेंस करती, चेक करती है कि क्या वो कानून क्या संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये हमारे देश के संविधान ने इन तीनों को अलग अलग काम सौंप दिया है कि भाई आप कानून को बनाओ, ये लागू करो और ये चेक करो कि वो संविधान क्या नियम कानून के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये हुआ सेपरेशन ऑफ पावर। बट पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखेंगे 20-30 वर्षों में ये जो आपका न्यायपालिका महोदय है ये इनके इलाके में भी आ गया है और कुछ इनके इलाके में भी आ गया। इनके अब न्यायपालिका मतलब कि संविधान को लागू करने, सोशल वेलफेयर या कानून का राज स्थापित करने के प्रयास में लेजिस्लेटिव के इलाके में घुस गई है और एग्जीक्यूटिव के इलाके में चली गई है। यही आपका हो गया क्या, जुडिशल एक्टिविज्म। अगर जुडिशरी इस इलाके में रहे तो अपना काम कर, लेकिन हाँ कुछ आप विधायिका की कुछ बोल सकते एक्टिव नहीं है या कार्यपालिका फेरों से काम नहीं कर पाती, उस जगह संविधान को रक्षा करने के पर्पज से आपकी न्यायपालिका आगे आती है और इसके इलाके में इन करके काम करना शुरू करती है। दैट मीन्स क्या हो गया आपका न्यायिक सक्रियता। तो वही आपको लिखना है सेपरेशन ऑफ पावर पर न्यायिक सक्रियता का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप इस डायग्राम को समझ गए होंगे तो प्रभाव दिखाई पड़ रहा होगा, ना केवल विधायिका पर बल्कि एग्जीक्यूटिव पर भी न्यायिक सक्रियता का प्रभाव पड़ रहा है। अब प्रभाव 2 तरह का है, पॉजिटिव प्रभाव भी है और नेगेटिव प्रभाव भी है। तो इस अगला क्वेश्चन क्या आपको लगता है कि हाल के वर्षों में न्यायिक सक्रियता की प्रवृत्ति काफ़ी वृद्धि हुई है? आप अपने तर्कों से इस आंसर को पुष्ट कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में देखिए अगर की टर्म देखेंगे, एक तो सेपरेशन ऑफ पावर है, फिर आपका न्यायिक सक्रियता का हो गया, 2 हो गया, उसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, फिर अभी लेटेस्ट आपको पिछले 5-6 साल का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, क्या इसमें सच में वृद्धि हुआ है। आपको एग्जाम्पल के साथ अपने बातों को लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अच्छा सा 50 वर्ड का इंट्रो तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें 2 वर्ड है, एक तो सेपरेशन ऑफ पावर है, दूसरा आपका जुडिशियल एक्टिविज्म है। तो आप सिंपल ऐसा करेंगे, भारत का संविधान कहीं ना कहीं जो है ना सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आर्टिकल आप 50 का एग्जांपल दे सकते हैं, नहीं तो एक दो और एग्जांपल। तो आप लिखेंगे इस सिद्धांत, ये थ्योरी बट यही कहती कि हर एक जो अंग है, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका या न्यायपालिका हो, अपना काम करेगी। वहीं दूसरी ओर न्यायिक सक्रियता, जब जुडिशरी अपना दायरा व्यापक करते हुए, संविधान को रक्षा करते हुए जब इन दोनों के इलाके में अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाती है, वो न्यायिक सक्रियता कहा जाता है, जिसका प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हमारे देश की राजनीति पर पड़ा है। इतना लिख के तब आप जो है ना इसका क्या पॉजिटिव प्रभाव लिखिए 5-6 पॉइंट में, निगेटिव लिखिए, तब आप एग्जाम्पल के साथ आइए। तब आप कुछ निगेटिव बातें कि देखिए ऑब्वियस सी बात है, सेपरेशन ऑफ पावर एक बेहतर कॉन्सेप्ट है हमारे देश की पॉलिटी को चलाने के लिए। अगर इस आधार पे अगर हर एक अंग अपना काम करेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अधिक न्यायिक सक्रियता होना भी सही नहीं है संविधान के लिए, क्योंकि तो संसद का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए सबको अपना अपना काम अपने दायरे में रहकर करना पड़ेगा, तभी देश सुरक्षित रहेगा और बहुत लंबे समय तक डेमोक्रेसी को हम सस्टेन कर सकते हैं, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। ठीक ना। तो आप मैन इसका समझ गए। तो कई लोग यही करते हैं कि कीवर्ड नहीं समझते, आपको कीवर्ड समझने पर फोकस करना। अब आइए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, तब जो मैं अब डिस्कस किया इसका मेरा जो खुद का मोर आंसर है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा देता हूं, आप इसको जिनका जो मीडियम है देख लीजिएगा, और अगर जो नहीं लिखे इसको फिर से लिखने का कोशिश कीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन देता हूं और वहीं टेलीग्राम पर लिंक देता हूं व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां आपको आंसर PDF सेंड कर सकते हैं। जब भी हमको टाइम मिलेगा मैं कॉपी चेक करके आपको दे दूंगा। सबसे पहले ये कि एक कॉपी देखिए, इनका आपको नाम तो खैर नहीं पता क्या नाम है। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन इंडो पैसिफिक का था, इन्होंने क्या किया
हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक हितों की रक्षा करना और वैश्विक पहचान के लिए विश्व के 4 देशों के द्वारा क्वाड की स्थापना 17 में किया गया है। हालांकि क्वाड 2007 में ही बन गया था, बट इसको फिर से जो है ना एक तरह से एक्टिव 2017 में हुआ था। एक तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा लाइन, हमेशा कोशिश करें कि फैक्ट गलत ना हो। और इन्होंने देखिए क्वाड से शुरू किया, जबकि इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या था, इंडो पैसिफिक। इसी को बोलते हैं कि क्वेश्चन को नहीं समझना। और जब आप इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि इसका मुख्य विषय, मतलब ये क्वाड पर ही आ गए। फिर उन्होंने देखें क्वाड का यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम में दिखाया, ये अच्छा है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को नहीं समझा। फिर आगे देखिए क्वाड को ही लेके आगे चले गए, पूरा कब कैसे किया हुआ। हालांकि यहाँ इस बात को उन्होंने लिखा था कि साथ में आया था, फिर एक्टिव वहाँ पे लिखा है, लेकिन एक चीज़ कोशिश ये भी करना है, एक ही बात को 2 बार भी नहीं लिखना है जीएस में। अगर इतना करेंगे तो आपको टाइम कहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर ये क्वाड पर ही इसका क्या देखिए यहाँ लिखा है, उद्देश्य पर आगे सिर्फ ये क्वाड पे ये अपना पूरा फोकस किए हुए हैं, इसका क्या कारण है, ठीक ना। फिर यहाँ इसका परिणाम, भारत की उपयोगिता। तो यहाँ पे कुछ 1-2 बात इनका है सही, लेकिन ये इंडो पैसिफिक को पूरी तरह भूल गए, ये फर्स्ट पार्ट को ही भूल गए। तो ऐसे में आपको देखिए, जब मैं इनका कॉपी जब चेक किया हूँ, बस इनका वही पूरा क्वाड ये रह गए हैं। इनको मैं लिखा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए तब फिर लिखिए, और इनको मैं दिया नंबर 12। ओबीसी बात है, इंडो पैसिफिक का कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। तो ऐसे आंसर आप एग्जाम में लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनर कभी खुश नहीं होंगे और आपको 50% से भी कम नंबर देके छोड़ देंगे। और जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा मेंस में, तो आप बोलेंगे इतना लिखा, मेरा रिजल्ट ही नहीं हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं। और कई बार मैं कॉपी में देखता हूँ, चाहे इंग्लिश की कॉपी हो, हिंदी की कॉपी हो, और शुद्धियाँ बहुत ज़्यादा, स्पेलिंग गलती बहुत, आकार, हर्षिकार, किसी का इंग्लिश में गलती है, किसी का, मतलब अगर आप लोग, आप देखिए इनका उपस्थिति कितना खतरनाक है। देखिए किसी किताब को उल्टा के देखिए, क्या उपस्थिति इस तरह से लिखा होता है। और शुद्धियाँ जब पढ़ेंगे तो गुस्सा लगता है। कॉपी जब चेक कर, मतलब ग्रेजुएशन आप लोग कम से कम करके आए होंगे, इसका मतलब आप पेपर नहीं पढ़ते हैं। अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो सही शब्दों पे ध्यान जाएगा। तो इसलिए एक सिविल सेवक बनने के लिए आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, उसमें कैसे लिखा हुआ है ये सीखना पड़ेगा। और ऐसे में अगर कई कॉपी में चेक करता हूँ, बहुत सारा स्पेलिंग गलती होता है, मैं जानबूझ के नंबर 0 कर देता हूँ। क्या करूँ, आपको सीखना पड़ेगा इस चीज़ को। अपनी गलती मेंस आंसर राइटिंग में उभर के सामने आती, लिखेंगे तभी ऐसा होगा, था आपको नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ देखिए लिए भी ऐसे किया, लेकिन ये पूरा ऐसे नहीं कर पाए। तो बहुत सारा चीज़ें होता है, ठीक है। अब ये आंसर और दिखाता हूँ। ये देखिए आंसर, इनका भी नाम हमको नहीं पता क्या है। तो इनका देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इंडो पैसिफिक को डिफाइन किया, और मैं यहाँ पे इनको गुड किया, ठीक ना। फिर ये क्षेत्र क्या है, क्या शक्तियों का केंद्र बन गया, इनका अच्छा लाइन है। अब देखिए ये सब अच्छा लाइन है। यह क्षेत्र भू राजनीतिक रूप से विश्व की विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया है। दैट मीन्स कि ये लाइन ये बताता है कि इनको इस टॉपिक के प्रति समझ है। मेंस में क्या है, वो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है, आपका एक लाइन आपके कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करता है। इसलिए ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट के साथ लिखें। इनमें एक गलती यही था कि अगर यहाँ पे मैप बना देते इनका आंसर और भी अच्छा होता। यहाँ लिख दिया मैप बनाए, ठीक ना। अब देखिए डायरेक्ट इनका अच्छी बात ये है कि डायरेक्ट ये आगे, मतलब कि क्वेश्चन पे डिमांड पे, और यहाँ लिखा होती है 1 पॉइंट 2 पॉइंट। और यहाँ देखिए बेल्ट एंड वन इसका जिक्र किए हैं, मतलब यहाँ ये 4-5 पॉइंट जो क्वेश्चन का डिमांड है उतना लिख लिए हैं, ठीक। फिर इन्होंने इंडिया के लिए क्या अवसर है वो भी लिख दिया है, और मैं यहाँ गुड इनको कहा हूँ। और फिर देखिए इनका लिंकेज देखिए कितना अच्छा किया है, लिखे हैं इस क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर आर्थिक करके। फिर ये क्वाड का क्या योगदान है, ये क्वाड के देखिए आगे। और ये लेटेस्ट, हालांकि इन्होंने लिखा है कि 23 में मीटिंग होने वाला, 19 में मीटिंग पहला हुआ था। उद्देश्य का देखिए, हाँ अगर यहाँ 1-2 मीटिंग का अगर बात लिख देते तो इनका और चीज़ें अच्छा हो जाता, ठीक ना। फिर यहाँ पे 1-2 डबल पेज इनका आ गया है, ठीक ना। यहाँ पे अब यहाँ देखिए एक बात इन्होंने ये किया कि इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है या क्या इसका भूमिका है, इसको इन्होंने लिखने का कोशिश किया। और मैं देखिए इनका दिया हूँ, क्वाड के हाल के बैठक की चर्चा करें तथा उसमें क्या निर्णय लिया गया है वो भी लिखें। और एक आगे देखिए, जब भी कभी करंट अफेयर्स या IR का प्रश्न लिखें, आगे की राह में यहाँ पे 1-2 पॉइंट कि भारत को क्वाड के साथ एक बेहतर, इन चारों देश एक बेहतर आपका कोऑर्डिनेशन करे। साथ ही साथ और भी जो इसके जो पार्टी के जो इनके देश हैं वहाँ पर भी हमको फोकस करना
की ज़रूरत है। सिर्फ क्वाड नहीं बल्कि और भी जितने भी श्रीलंका है या और भी चीज़ हमको काम करने की क्या आवश्यकता है, शांति का प्रयास। तो ऐसे करके तब अपना आंसर को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। 20 नंबर दिया हूँ, हालांकि मैं इनको 21-22 भी दे सकता था, लेकिन नहीं, 20 मार्क्स सफिशियंट है ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक, बाकी इनका दूसरा प्रश्न देखिए इन्होंने लिखा है, अच्छा लिखा है। तो यह देखिए इनका आंसर की खासियत क्या है, भारतीय संसद में कार्यों के आधार पर पृथक्करण किया जाता है। तो फिर लाइन थोड़ा सा वो हो गया, मतलब कि भारतीय संविधान लिखते ज़्यादा अच्छा था कि भारतीय संविधान में मतलब कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, अनुच्छेद यहाँ 50 में जिक्र किया है। आगे देखिए इसका लाइन क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में कार्यपालिका न्यायपालिका विधेयक तीनों का सीमा का निर्धारण किया गया है। अगर न्यायपालिका अपने सीमा क्षेत्र से निकलकर विधायिका और कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप करते हैं उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। मतलब क्या है, अगर कोई भी इनका अगर आंसर पढ़ेगा तो सिंपल यही समझेगा कि इस बच्चे के पास एक बेसिक समझ है और भूमिका में ही उस दोनों की टर्म को डिफाइन करने की कोशिश की है। हाँ, अगर थोड़ा सा ये ऐसा करके एक डायग्राम बना देंगे, ऐसे करके दिखा देंगे तो ये न्यायिक सक्रियता हो जाएगा। तो कुछ अपना माइंड यहाँ पे लगाने की, फिर भी यहाँ इनका गुड है, मतलब अच्छा मैं यहाँ वेल करके दिया। एक दो लाइन चलता है गलत, लेकिन हाँ लिखेंगे तो इनका और अच्छा हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए इनका क्या है कि यहाँ लिखा है भारत में इसका कैसे हुआ है, जनहित याचिका है। और देखिए सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन का डिमांड एग्जाम्पल था, इन्होंने एग्जाम्पल की बात किया है। इसका एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फिर देखिए इसका क्या पक्ष में मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया इन्होंने, व्यक्तिगत रक्षा हुआ है देखिए। और सबसे बड़ी बात देखिए इनका एग्जाम्पल देखिए, विशाखा का मामला इन्होंने लिखा है, समलैंगिक का मामला लिखा है, भ्रष्टाचार पर रोक का बात इन्होंने किया। तो मतलब मोटा मोटी अगर इनका देखिएगा ना, एग्जाम्पल भी है और ये इन्होंने क्वेश्चन के डिमांड को समझा है। फिर विपक्ष में इन्होंने बात लिखा है कैसे मत टकराव बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक ना। फिर यहाँ पे आगे इनका पैराग्राफ चेंज करके इन्होंने कैसे कैसे फैसला कुछ एग्जाम्पल पर्यावरण से लिखा हुआ है, गोरखनाथ लिखा है, केशवानंद भारती लिखा हुआ है। और फिर अंत में एक गलती इनका ये था कि यहाँ पे अगर वो आगे करा था लिख के और तब अंतिम में लाग था और अच्छा होता है। इनका भी कोई अशुद्धियाँ सीमा देखिए कि सीमा ऐसे लिखा नहीं, जबकि सीमा है ऐसा होता है। तो कोई बात नहीं, एक दो अशुद्धियाँ हाँ लिखेंगे ठीक हो जाएगा। मतलब इनका आंसर दोनों अगर देखेंगे तो ठीक है। देखिए एग्जैक्ट आप सब कुछ बढ़िया नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना में एग्जामिनर को ये समझ आने इनका आंसर अच्छा है आपको, मतलब इतना ये क्वालिफाई मतलब कि पूरा बीपीएससी करेक्ट करने के लिए ऐसा आंसर मोटा मोटी ठीक है, कोई विशेष दिक्कत नहीं। हाँ भाई बार बोलता हूँ अच्छाई का कोई अंत नहीं, लेकिन हाँ ये फिर भी ठीक है, लगातार प्रयास इनका आंसर और भी बेहतर हो सकता है। अब ये तो देख लिए कि दो कैंडिडेट का कॉपी देखा है, एक को नंबर कम आया, एक को अधिक आया है। अब मैं थोड़ा सा मैं अपना मॉडल दिखा देता हूँ, आप उसको एक बार ऐसा लिखने का कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। और बाकी देखिए सबसे पहली बात देखिए जो इंडो पैसिफिक का, मैं इसका इंग्लिश में भी दिखाता हूँ। पहले बात वही बात, इसको थोड़ा सा आप रोक के वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह का एक आपको मोटा मोटी इंट्रो लिखना है कि इंडो पैसिफिक क्या है, कैसा क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक का एरिया है, इसमें महासागर के साथ साथ कुछ ज़मीन का भी भाग कवर करता है। लगभग दुनिया का मोटा मोटी 50% के आसपास का इधर आबादी का घर है मोटा मोटी, ठीक ना। और ये कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में, ट्रेड में, एनर्जी रिसोर्स में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। इसे राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों अवसरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका भारत और आप देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। आगे आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि एक जो है इस तरह का आप ऐसे एरिया यहाँ पे मैप में दिखा सकते हैं। अब देखिए क्या क्या है समस्या, वही चीन का उदय, उसका एक विस्तारवादी रवैया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यूरेशिया के इलाके में जाना, अफ्रीका में बुनियादी ढांचा का निर्माण करना, दक्षिण चीन सागर का विवाद, इंडो पैसिफिक, हिमालय सीमा पर चीन का सैन्य आधुनिकीकरण करना कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक ना। और क्लाइमेट चेंज का बात यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चूँकि इस इलाके में जगह सिक्योरिटी का एक मामला होता है, क्योंकि चीन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, सैन्य सुरक्षा का भी एक मामला हो गया है। इस इलाके में लाखों लोगों का आजीविका की बात हो, हेल्थ की बात हो, सुरक्षा की बात हो, गंभीर हो गया। मतलब इस तरह से आप जो है ना इसके 3-4 पॉइंट में इसके जो चैलेंजेज है इस एरिया का, वो आप टू द पॉइंट आराम से यहाँ रख सकते हैं। फिर इस इलाके में चूँकि कई तरह के क्लाइमेट चेंज का एक आपदा पर भी बढ़ता जा रहा है, चाहे क्लाइमेट सॉरी चक्रवात हो गया, बाढ़, सूखा, भूकंप कभी यहाँ पर आते रहता है, और प्रदूषण, मतलब जो अभी लेटेस्ट में इस समस्या है वो आप यहाँ पे दिखा दीजिए। इसके अलावा चूँकि यहाँ पे डेमोग्राफिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, शहरीकरण इस इलाके में बढ़ रहा है, तो और भी कई समस्याएं इस इलाके में देखने को मिल रहा है। इतना समस्या दिखा के अब क्या है अवसर, ठीक ना। बस वही चूँकि एक बहुत ही गतिशील इलाका है, ये एक बड़ा बाजार
कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक विकासशील देश है और हमको विकसित बनना है और हमारे यहाँ विकास की संभावना है, तो ये इलाका हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है। भारत अपना ट्रेड कर सकता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है, IT का इलाका हो गया, दवा का कंपनी हो गया, खास करके नवीकरण ऊर्जा की यहाँ पे हम काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। स्पेस, जिस तरह हमारा इसरो काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, इस पूरे इलाके में हम एक बड़ा डोमिनेंट दे सकते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में हमारे देश में 60% अधिक यंग आबादी है। इस इलाके में स्किल करके अपने लोगों को हम भेज सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक ना। आसियान एक बड़ा समूह है, हालांकि आरसेप का हम मेंबर नहीं, लेकिन फिर भी इनके देशों के साथ हम बेहतर संबंध कर सकते हैं। एपेक जैसे क्षेत्रीय संगठन हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक ना। सार्क का भी है, बिमस्टेक का भी हम यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों का आदान प्रदान, सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए अपना कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। और हिस्टोरिकल जो देखिएगा तो इन सब इलाके में मेरा मिलता जुलता है। इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, क्या बौद्ध धर्म, क्या इस सब को हम लेके चल सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हमारे लिए अवसर ही अवसर है। हाँ, ब्लू इकोनॉमी की चर्चा आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप थोड़ा आइए क्वाड के लिए, तो क्वाड का आप दिखा दीजिए, क्वाड क्या है, ठीक ना। 17 के बाद एक्टिव हुआ है, 11वें शिखर सम्मेलन हुआ, किसमें कि मलाबार, जो आपका पता है कि चारों देशों में होता है। हाँ, मैप में दिखा दीजिए, चारों देशों के शिखर के मेंबर दिखा सकते हैं। फिर क्वाड ने यहाँ पे जो भी जो समस्या उसके लिए, बाकी कोविड-19 के बाद क्या समस्या हुआ, क्लाइमेट चेंज के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तकनीकी नवाचार के लिए बहुत सारा प्रयास यहाँ किया, योजना भी शुरू किया है। क्वाड भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हो, भारत को एक जो है बड़ा मतलब कि जो ना इस इलाके में एजेंट के रूप में या बड़ा मेंबर के रूप में देखता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडिया इस इलाके में स्वतंत्र, खुला और एक समावेशी और एक नियम रहित व्यवस्था के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करता है। और ये चारों देश कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश है। ओके, तो इन सब बातों के लेके आप यहाँ पे थोड़ा वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, शुद्ध सुरक्षा एक प्रदाता हम बन सकते हैं, ठीक ना। ऐसे करके आप आंसर को, हाँ, कुछ समस्याएं भी है, ठीक ना। जैसे कि हमको अगर से देखिए, क्वाड का जो गठन हुआ, चीन इसको पूरी तरह अपने लिए मान के चलता है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि उदाहरण के लिए भारत को क्वाड में अपनी भागीदारी को चीन के साथ, अपने संबंधों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बिठाना होगा, जो क्वाड को स्वतंत्रतापूर्ण रूप से देखता है। भारत को चीन के साथ तनाव भड़काने या बढ़ाने के जोखिमों का मैनेजमेंट करना होगा। साथ ही अन्य क्वाड मेंबर अमेरिका से रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता को भी बनाए, यानी कि हम पूरी तरह अगर अमेरिका पर डिपेंड हो जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। भारत को रूस, ईरान, पाकिस्तान जैसे अन्य क्षेत्रीय एक्टर के साथ भी क्वाड के इम्प्लीमेंट पर विचार करना पड़ेगा। मतलब कि ये नहीं कि हम किसी एक पर डिपेंड है, बाकी हमारे लिए खतरा हो जाए, ऐसा हमको नहीं करना पड़ेगा। अंतिम में वही कि निष्कर्ष या वे टू फॉरवर्ड में वही लिखते हुए कि ये एक बड़ा रीजन है, इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है, ठीक ना। हमारे लिए चुनौती भी है, अवसर भी है। अब हमको इसमें एक बैलेंस बना के, क्योंकि विदेश नीति में क्या होता है, कोई दोस्त और कोई दुश्मन परमानेंट नहीं होता है। एक अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इंडो पैसिफिक इलाका भी मेरा बचा रहे, ट्रेड भी होता रहे, लोकतांत्रिक मूल्य भी बचा रहे, हमको अपने विदेश नीति का निर्णय बनना चाहिए। क्वाड को भी लेके और भी जितने भी हित समूह इस इलाके में सबके साथ करते हुए एक जो SDG का गोल है, सतत विकास का गोल है, वो हमको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे करके आप बेहतर जो है ना आंसर की ओर इसमें जा सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे है पावर और सेपरेशन का, वही तो सबसे पहला वही कि न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका द्वारा, या तो आप न्यायिक सक्रियता एग्जाम्पल दे सकते हैं या तो सेपरेशन ऑफ पावर का दे सकते हैं। यहाँ जब आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक ना, क्या प्रभाव पड़ा है। आप यहाँ पे पॉजिटिव प्रभाव थोड़ा वीडियो पॉज कर देख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट पर प्रभाव पड़ा है, आपको संवैधानिक सिद्धांत पर लागू किया गया है, सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिला है। निगेटिव यही है कि विधायी क्षेत्र में चला गया है, ठीक ना, ये देख लीजिएगा। बाकी हाँ, आप एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि NGSC का जो रद्द किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फिर किसान भारती, ये सब आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, आप पढ़े ही होंगे। ये सब देख के आप आंसर को और बेहतर कर सकते हैं। खास करके वायु प्रदूषण के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय दिए हैं जो कहीं ना कहीं विधायक के मामले का आ गया है, ठीक ना। ये सब करके दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल फिर जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं होगा, ठीक ना। अब निष्कर्ष वही कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना, भारत में न्यायिक सक्रियता शक्ति पृथक्करण के लिए वरदान अभिशाप हो सकती है।
इस बात पर निर्भर करता है कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए। नैतिकता अन्य अंगों पर पॉजिटिव जांच हो सकती है जब वे संविधान या लोगों के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो इस करके आप एक में बैलेंस करके आंसर को लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से चीज़ अगर आप टू द पॉइंट रहेंगे ना आंसर को लेके, चाहे बॉडी पार्ट को भूमिका को लेके, बॉडी पार्ट को लेके और निष्कर्ष को लेकर, एक आप बेहतर मार्क्स पा सकते हैं। जिनका इंग्लिश है तो सेम टू सेम है, तो आप यहाँ पे इंडो पैसिफिक में इस तरह का एक इंट्रोडक्शन लिख देंगे। इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, किस इलाके को करता है, बाकी क्वाड का भी इसी में जिक्र कर देंगे इंट्रोडक्शन में। देन फिर आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्या समस्या है इस इलाके में, ऊपर आप मतलब पॉइंट वाइज। हालांकि इसमें कुछ वर्ड ज़्यादा हो गया होगा, आपको कुछ शब्द कम भी करना है, क्योंकि मोरल जो तैयार किया जाता है इस पर्पज़ से कि अगर इससे जुड़ा हुआ कोई और भी प्रश्न अच्छे से बन सके। फिर आप मेरी टाइम का दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिख सकते हैं, ये सब जो भी समस्या है इनका लिए क्या एक मौका है, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो जाए, कनेक्टिविटी की बात हो, कैपिटल, ये सब आप पॉइंट यहाँ पे जिक्र कर। हाँ लेकिन एग्जाम्पल देते रहेंगे। फिर रोल ऑफ क्वाड इसमें क्या हो सकता है, ठीक ना, कैसे कैसे बाकी डायग्राम बना देंगे और अंतिम में इसको निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। देन फिर ये जो क्वेश्चन है फिर वहीं यूनिफॉर्म एक्टिविज्म क्या है उसको लेते हुए बाकी पावर ऑफ सेपरेशन को भी आप इसी में दिखा देंगे भूमिका के पार्ट में। फिर क्या इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट में हमेशा क्वेश्चन का पॉइंट वाइज लिखने के लिए क्या क्या फंडामेंटल राइट का हुआ है, प्रोटेक्शन, सोशल जस्टिस का वही लिख देंगे। फिर इसका नेगेटिव पॉइंट, मतलब 3-4 पॉइंट लिख के पॉजिटिव नेगेटिव खत्म कर देंगे, मतलब दोनों पढ़वा हो गया। बाकी कैसे कैसे अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्पल देंगे सब वहीं पे है। जैसे कि आपका NGAC जो 2014 में उसको रद्द किया गया था, बाकी सब कुछ के बाद भारतीय वायु प्रदूषण को लेके, और अंतिम में आप निष्कर्ष लिख के आंसर को आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो आप ऐसे करें, लिखें, और पर डे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन में दे देता हूँ। तो अगर आपको लिखने का इंटरेस्ट है तो लिख कर लगभग 7 से लेकर 8 शाम के बीच में लिखकर PDF व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करना। जब भी हमको टाइम मिलेगा मैं कॉपी चेक आपको कर दूंगा। मेरा बस प्रयास ये है कि मेंस के लेके जहाँ तक बात है वो डर ख़त्म किया जाए। मेरे यूट्यूब पर काफ़ी सारा वीडियो मेंस के रिगार्डिंग मॉडर्न पेपर पड़ा हुआ है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हर एक चीज़ का। तो जाइए प्लेलिस्ट में उसको देखिए, और हिस्ट्री का, पॉलिटी, साइंस, टेक, इकोनॉमिक्स सबका लेक्चर भी पड़ा हुआ है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाके देखें, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। बाकी 69th के लिए और आगे जो 70 अपकमिंग एग्जाम होने वाला है PT और मेंस, इसके लिए भी लगातार वीडियो आना शुरू हो जाएगा। तो सब अभी कुछ दिन बिजी हूँ, 1-2 तारीख के बाद आपको 69 मेंस के लिए, अभी 69 का खाली सिर्फ मेरा मेंस का वीडियो आएगा, जिसमें GS का, करंट अफेयर्स हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं 67th में एक मेंस कैप्सूल करके लाया था फ्रीज, लगभग उसमें 4-5 में बनाया था वीडियो, वो बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ था, जो 67-68 दिए थे। वैसा ही कुछ मेंस कैप्सूल सीरीज लाऊंगा 5-6 सीरीज में, जिसमें जितने भी हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर, मतलब करंट का जो टॉपिक है सबको मैं शामिल करूंगा। साथ ही साथ जहाँ तक निबंध की बात है तो निबंध का भी और भी कई सारा लेक्चर आएगा। हालांकि ऑलरेडी 20+ लेक्चर यूट्यूब पर बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 70 के लिए जहाँ तक बात है, इनका मेंस तो खैर जो मैं 69 के करूँगा वही हो जाएगा। हाँ, PT के लिए अलग से मैं कोशिश करूँगा लगातार 5-6 महीने एक ऐसा लाया जाए फ्रीज, जिसमें कि पर डे बेसिस पे आपको हर एक टॉपिक PT के लेवल पे बदलते पैटर्न का फर्क बताया जाए। तो आगे किया जाएगा, तो सभी टाइम का कमी है, तो बाकी जितना कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे PT की तैयारी करते हो या मेंस का, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ मेरे फाइल से समझाइए, आपको बहुत कुछ कंटेंट मिलेगा, ना केवल मोरानफर मिलेगा, ऐसे का, GS का, और मैं हर एक पर डे कुछ ना कुछ वहाँ पे शेयर करता ही रहता हूँ, कि जो कि शायद वैसा कंटेंट शायद आपको कहीं ना मिले, ठीक ना। तो बाकी लिखते रहिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।